गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर के विषय में हमने आपको बताया था वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मीन्स जो प्रॉपर्टी इसको स्केलर से डिफर करती है वो है डायरेक्शन। ठीक, कुछ टर्म्स हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म है पोलर वेक्टर। आप नोट करते चलिएगा, जो भी चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ या फिर बोर्ड पर दे रहा हूँ, सारी चीजें आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं केवल बोलूंगा और आपको यहाँ पर लिखी हुई नहीं दिखेंगी, इसलिए आप सारी चीजें नोट करिएगा। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो लीनियर इफेक्ट से एसोसिएट होते हैं। मीन्स ऐसे वेक्टर्स जो किसी लीनियर या डायरेक्शनल इफेक्ट से एसोसिएट होते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम कैसे डिफाइन करते हैं? P इक्वल्स mv। लीनियर मोमेंटम लीनियर इफेक्ट से एसोसिएट है। तो ऐसे वेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल और कौन से? फोर्स, लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी एक्सेट्रा, ऐसे वेक्टर्स पोलर वेक्टर कहलाते हैं जो किसी लीनियर इफेक्ट से एसोसिएट होते हैं। वेक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद लीनियर इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। दूसरा टर्म है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वे वेक्टर हैं जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी सभी ने पढ़ा है इंटर में। तो ऐसे वेक्टर्स एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम, इस तरह के वेक्टर्स एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। मींस बिल्कुल हम शॉर्ट में कहें तो जो लीनियर इफेक्ट से एसोसिएटेड है वो पोलर वेक्टर्स और जो रोटेशनल इफेक्ट से एसोसिएटेड है वो एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये दो टर्म हो गए। इसके बाद जैसा कि हम कुछ चीजें जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम जब डिनोट करते हैं तो वो एक एरो के द्वारा डिनोट करते हैं और सिंबल जब हम देते हैं तो वो सिंबल कुछ इस तरह से रहता है, ए के ऊपर एरो। अब ये सिंबल हमारा दो और तरह से भी लिखा जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, केवल इसके ऊपर लाइन खींच दें, या हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये तीनों ही हमारा वेक्टर को डिनोट करने के तरीके। किसी वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं और हमें जानते हैं कि एरो का जो हेड है ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एरो की जो लेंथ है, मींस यहां से यहां तक की जो लेंथ है, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो ये तो खैर छोटी बात है, हमने इंटर में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। अब बात करते हैं वेक्टर्स के एडिशन की। मींस एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे कि सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि किसी बॉडी पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, पहला 4 न्यूटन का और दूसरा 5 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, और आपसे कहा जाए कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना है। तो आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि वह फोर्स 4 + 5 = 9 न्यूटन है। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस वजह से हमें डायरेक्शंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि वो 4 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में है और 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन को कंसीडर करने के बाद हम रिजल्टेंट बता पाएंगे कि वो फोर्स जो कि रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा। सीधे सीधे हमें नहीं कह सकते हैं कि 4 + 5 = 9। मीन्स स्केलर क्वांटिटीज को तो हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, सीधा सीधा रूल्स है 1 + 2 = 3, 3 + 5 = 8। लेकिन
वेक्टर्स के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते। इनको जोड़ने के लिए कुछ अलग ही रूल्स हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं उनको। पहला रूल हमारा है ट्रायंगल लॉ। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक। अब सपोज कीजिए कैसे हम ट्रायंगल लॉ को लिखते हैं वो ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमको ए से लेके सी तक जाना है, हमको पहुंचना है ए से सी। तो एक रास्ता कौन सा है? हम डायरेक्ट ए से सी चले जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, उसको इस तरह से लिखेंगे, हम डायरेक्ट ए से सी चले जाएं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा, ए से सी जाना है। तो एक रास्ता क्या है? डायरेक्ट हम ए टू सी गए। तो सेम चीज क्या होगी? डायरेक्ट हम ए से सी जाएं, या फिर अल्टरनेट क्या है, हम ए से पहले बी जाएं और फिर बी से सी जाएं। तो उसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं, ए से सी डायरेक्ट जाएं, या यही चीज इक्वल होगी किसके? पहले हम ए से बी जाएं और फिर बी से सी चले जाएं। ये आपका ट्रायंगल लॉ है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए सी, ए बी और बीसी। एसी, एबी और बीसी क्या है? ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। मींस ट्रायंगल लॉ कैसे डिफाइन होगा कि अगर कोई दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स से डिनोट होते हैं, मींस यहां पर कौन सी है वो? ए बी और बी सी। तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड से डिनोट होगा, लेकिन वो साइड जो है उस साइक्लिक ऑर्डर में हमको नहीं लेना, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर में चलते तो ए बी बी सी और सी ए आता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रिजल्टेंट हमारा डिनोट हो रहा है वो सी ए से डिनोट नहीं हो रहा है, वो ए सी से डिनोट हो रहा है। ठीक है, मींस ए बी प्लस बी सी इक्वल्स ए सी। ये हमने देखा है, जैसा कि हमने बताया कि ए से सी जाएं डायरेक्ट, या फिर ए से बी जाएं फिर बी से सी जाएं। तो रूल हमको क्या मिला? ए सी इक्वल्स ए सी वेक्टर इक्वल्स ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अर्थात किसी ट्रायंगल की दो साइड्स से डिनोट होने वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट उसी ट्रायंगल की तीसरी साइड से डिनोट होता है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में लेने पर। ठीक, दैट इज ट्रायंगल लॉ। अब इसको नोट करते चले साथ साथ में। नेक्स्ट जो लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ, मींस समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ। बात करते हैं उसकी। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है। पैरेललोग्राम को नाम दिया है ए बी सी डी। ए बी बी सी सी डी और डी ये इसकी साइड्स और ए सी इसका डायगोनल। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एक ही पॉइंट से जाने वाली दो एडजेसेंट साइड्स से डिनोट होते हैं, जैसा कि यहां देख रहे हैं आप, एक वेक्टर P है वो हमारा AB से डिनोट हो रहा है, अगला वेक्टर Q है वो हमारा AD से डिनोट हो रहा है। मींस A पॉइंट से जाने वाली दो साइड्स हैं AB और AD, इनसे हमारे दो वेक्टर डिनोट हो रहे हैं P और Q। तब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि इनका रिजल्टेंट
उसी पॉइंट से जाने वाले डायगोनल से डिनोट होगा। तो इस पॉइंट से जाने वाला डायगोनल क्या है? AC, और AC से रिप्रेजेंट हो रहा है इसका रिजल्टेंट दैट इज R। तो ये हमारा पैरेललोग्राम ला है, मींस किसी पैरेललोग्राम की किसी पॉइंट से जाने वाली दो एडजेसेंट साइड्स से दो वेक्टर डिनोट हो रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट उसी पॉइंट से जाने वाले डायगोनल से डिनोट होगा। यहां पर हम बात करते हैं इस R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखे दे रहा हूं, आप नोट कर लें। R स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, ये फार्मूला है। R स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, सॉरी अल्फा ये एंगल नहीं है, अल्फा हमारा ये एंगल, इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अल्फा हमारा P और Q के बीच का एंगल है, और थीटा जो है वो एंगल है जो हमारा रिजल्टेंट जो है वो P वेक्टर से बना रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्फा P और Q के बीच का एंगल है, मींस AB और AD के बीच का एंगल है, और थीटा जो है, थीटा हमारा वो एंगल है जो R मींस रिजल्टेंट P के साथ हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में हमारा रिजल्टेंट जो दिया जाता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो दिया जाता है वो है R स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दैट इज अल्फा। और ये जो थीटा एंगल है जो कि हमारा रिजल्टेंट इस P वेक्टर के साथ बना रहा है, वो हम कैसे देते हैं? tan थीटा इक्वल्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। tan थीटा इक्वल्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम ला है। फिर से एक बार रिवाइज की दे रहे हैं, किसी पैरेललोग्राम की किसी पॉइंट से जाने वाले दो एडजेसेंट साइड्स से डिनोट होने वाले वेक्टर्स जो कि यहां पर P और Q हैं, उनका रिजल्टेंट उसी पॉइंट से जाने वाले डायगोनल से डिनोट होता है, दैट इज हियर R। अल्फा यहां क्या है? P और Q के बीच एंगल, और थीटा क्या है? P और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। फार्मूला R स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, एंड tan थीटा इक्वल्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर। कुछ टर्म्स आपने पढ़े होंगे, जैसे जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर इसी तरह से होता है, आप पढ़ चुके हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। द वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज 1, व्हिच हैज 1 मैग्नीट्यूड, व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, दैट इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर। अब आप ये भी जानते हैं कि कोई भी वेक्टर हम जनरली जो लिखते हैं, आर वेक्टर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कोई भी वेक्टर हम इस तरह से लिखते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स हैं। कैसे? सबसे पहले हम ये समझ लें, ये हमारा जो 3 डायमेंशन की बात करते हैं, तो ये हमारे 3 एक्सिस हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। जब हम प्लेन की बात करते हैं तो केवल 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। लेकिन स्पेस की बात करते ही हमारे पास 3 एक्सिस हैं, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, जिनके बीच म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच, जेड और एक्स के बीच 90 डिग्री, मींस ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब ध्यान दीजिए, आई कैप क्या है? ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर।
द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज आई कैप। इसको नोट करते चलिएगा इस तरह से, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल्स आई कैप। अगर हम बात करें निगेटिव एक्स एक्सिस की, ध्यान दीजिए निगेटिव एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से होगी इधर, तो निगेटिव एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, दैट वुड बी माइनस आई कैप। तो फिर लिखिएगा नई लाइन से, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस इक्वल्स माइनस आई कैप। ध्यान दीजिए इधर आई कैप इधर माइनस आई कैप, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में माइनस एक्स, या हम इसको एक्स डैश भी कह देते हैं, उस डायरेक्शन में माइनस आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज जे कैप, वो वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप। जे कैप क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर हम माइनस वाई एक्सिस की बात करें, कुछ वो इस तरह से होगी, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, तो आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, और के कैप क्या है, ये है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मींस इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब हम माइनस जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस के कैप। तो फिर से बोले दे रहे हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप, माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में माइनस जे कैप, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप, और माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में माइनस के कैप। ठीक, नोट कर लीजिए। ये आप जान ही रहे हैं किसी वेक्टर को डिनोट करना। अब ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन की। एक्स वाई प्लेन में कोई यूनिट वेक्टर अगर आपको लिखना हो, आपसे कहा जाए कि एक्स वाई प्लेन में कोई यूनिट वेक्टर लिख के दिखाइए, तो क्या लिखेंगे, कैसे होगा? जैसा कि आप जानते हैं एक्स वाई प्लेन मींस दो डायरेक्शन हो गई अब आपके पास, एक्स और वाई मींस आई कैप और जे कैप दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो दोनों को हमने इन्वॉल्व कर दिया, इन्वॉल्व मींस हमने दोनों को ऐड कर दिया। सपोज करिए हमने ऐड कर दिया। अब जरा देख लेते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। जाहिर सी बात है, मॉड निकालना आप जानते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और वो आएगा √2, स्क्वायर रूट 2। तो अगर हम इस वेक्टर को √2 से डिवाइड कर दें, मींस आई प्लस जे अपॉन √2, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालें तो वो 1 आएगा। और ये वेक्टर कहां लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन में। मींस अगर आपसे कहा जाए कि एक्स वाई प्लेन में कोई एक यूनिट वेक्टर बताइए, तो दैट वुड बी आई प्लस जे बाई √2। केवल यही नहीं, जनरली हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी जे। अगर हमने ऐसे वेक्टर लिखा है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी हमारा एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरह से ध्यान दीजिए, वाई जेड प्लेन में लिखिएगा, वाई जेड प्लेन में क्या होगा यूनिट वेक्टर, वहां हम जे प्लस के अपॉन √2, या जनरल लिखे तो a टाइम्स जे कैप प्लस b टाइम्स के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली जेड एक्स प्लेन में क्या होगा, के कैप प्लस आई कैप अपॉन √2, या जनरल लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपसे बात करें स्पेस की, मींस तीनों डायरेक्शंस जहां इन्वॉल्व है, वहां पर अगर आपसे कह रहा है कोई यूनिट वेक्टर लिख के दिखाइए, तब क्या होगा, सोचिए। इसको मैं मिटा रहा हूं। वहां पर हमारी तीनों डायरेक्शंस इन्वॉल्व हैं। वेक्टर हमने लिख तो दिया आई प्लस जे प्लस के, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3।
अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड कर दें तब ये हमारा यूनिट वेक्टर बन गया। मींस स्पेस में अगर कोई यूनिट वेक्टर है दैट विल बी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर जनरल लिखना हो तो हम लिख सकते हैं a टाइम्स या कोई और भी लिख सकते हैं ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसा। ठीक, थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को हम और आगे की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर ही चल रहा है अभी, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस मींस एक्स डायरेक्शन दैट इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। अब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, कैसे? सपोज कीजिए हमको OP के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है और ये OP वेक्टर जो है ये हमारा x एक्सिस से मींस OX से थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इस डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा वेक्टर किस डायरेक्शन में है। तो देखिए ये मार्कर है, मैं इसकी नोक को वेक्टर की डायरेक्शन में रखूंगा, ध्यान दीजिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर, ठीक है। और ये देखना है हमको कि वेक्टर हमारा x और y एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रहा है। x एक्सिस से ये थीटा बना रहा है और y एक्सिस से जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। दिस इज 90 माइनस थीटा। अब हमको लिखना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ OP, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? दैट वुड बी OP वेक्टर। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। OP की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने OP कैप करके लिखा है, OP कैप, कैप या कैरेट भी बोल देते हैं। तो OP कैरेट हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले वेक्टर पर आप अपना पेन मींस पेन की नोक वेक्टर की ओर ऐसे रखें। अब ये हम जान रहे हैं कि x एक्सिस की डायरेक्शन में i कैप है, इधर माइनस i कैप है, इधर हमारा j कैप है और इधर k कैप है। ये हमने पहले ही नोट कर लिया कि इधर i कैप है, इधर माइनस i कैप, इधर j कैप, इधर k सॉरी इधर माइनस j कैप, यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमको चाहिए तो हमने पेन इसके ऊपर या मार्कर इसके ऊपर रखा। अब ध्यान दीजिए, पहले हम इस मार्कर को x एक्सिस के अलोंग लाएंगे और जो टर्म बनेगा उसको लिखेंगे, प्लस फिर इसको y एक्सिस के अलोंग ले जाएंगे और जो टर्म बनेगा उसको लिख देंगे। तो पहले इसको हमें x एक्सिस के अलोंग लाना है। तो देखिए x एक्सिस के अलोंग लाने के लिए ऐसे लाएंगे घुमाते हुए। अब देखिए ये नोक हमारी x एक्सिस के अलोंग आ गई, तो टर्म कैसे लिखा जाता है? टर्म है cos ऑफ दैट एंगल जो इस वेक्टर और जिस एक्सिस की तरफ आपने घुमाया है उसके बीच बना है। मींस cos ऑफ कौन सा एंगल? इस वेक्टर और जिस एक्सिस की तरफ आपने घुमाया है मींस x एक्सिस, इनके बीच जो एंगल है मींस cos ऑफ थीटा इनटू जिस डायरेक्शन में आपने घुमाया है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, किधर घुमाया है? x एक्सिस की डायरेक्शन में। इधर यूनिट वेक्टर क्या है? मार्कर की नोक को देखिएगा, क्या है यूनिट वेक्टर? i कैप प्लस एक टर्म लिख गया, फिर से मार्कर को उसी पोजीशन में ले जाइए। अब इसको y एक्सिस के अलोंग करिए, मींस y एक्सिस के अलोंग ले जाइए और सेम टर्म उसी तरह से लिखना है। हम देखिए इधर ले गए, घुमाते घुमाते ये हो गया हमारा ऐसे। अब cos ऑफ एंगल बिटवीन दैट एक्सिस एंड वेक्टर, तो एक्सिस ऑफ वेक्टर जिस एक्सिस की तरफ घुमाया है
और वेक्टर के बीच एंगल है 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा इनटू जिधर आपके मार्कर की नोक है, जिधर घुमाया है उधर यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। मींस ओपी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट वुड बी कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक टर्म कॉस आया है दूसरा साइन आना ही आना है। अगर यही आपसे कहा गया होता कि पीओ, ओपी नहीं बल्कि पीओ की डायरेक्शन में आप निकाल कर दिखाइए, तो ध्यान दीजिए हम पीओ की डायरेक्शन में भी लिखेंगे, उसको हमने पीओ कैप करके लिख दिया है, थोड़ा सा इधर अलग किए दे रहे हैं, इसको उधर लिख रहे हैं पीओ कैप। अब पीओ कैप कैसे निकलेगा, सबसे पहला काम एंगल्स हमारे पता है, यूनिट वेक्टर्स पता है, जिस डायरेक्शन में निकालना है वैसे मार्कर को रख लीजिए, नोक उधर रहेगी, अगर पीओ है तो पी से ओ की ओर नोक रहेगी मार्कर की, ओपी है तो ओ से पी की ओर रहेगी, तो पी से ओ की ओर रख लिया। अब इसको पहले लाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और टर्म लिख देंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइए, देखिए ऐसे है, इसको हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस के लॉन्ग करना है तो ऐसे करेंगे, जाहिर सी बात है घुमा के। अब देखिएगा कितने एंगल से घुमाया, एंगल तो वही है थीटा, मींस कॉस थीटा इनटू, अब देखिए हमने घुमा के ऐसे किया, इसको मार्कर की नोक किधर जा रही है, यूनिट वेक्टर क्या है उस डायरेक्शन में, माइनस साइन के प्लस, फिर से हमने उसी पोजीशन में रखा और अब इसको हमें वाई एक्सिस के अलाउंग करना है, मींस वर्टिकल कर देना है। देखिए वर्टिकल करने का क्या तरीका है, ऐसे करेंगे, ऐसे था, इस तरह से हमने वर्टिकल कर दिया, मींस इस पोजीशन में था, हमें वर्टिकल पोजीशन में लाना है। ध्यान दीजिए कितना एंगल घुमाया, एंगल वही घुमाया, cos 90 माइनस थीटा मींस साइन थीटा ही आएगा, इनटू ऐसे हमने घुमाया है। अब हमारी ये पेन की नोक, मार्कर की नोक किधर जा रही है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस जे का, माइनस जे का। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आगे यूज होता है, जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए डिटरमाइन करना है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर डिटरमाइन करना है तो मैग्नीट्यूड पता है अगर, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल के हम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। उसके लिए जरूरी है इसको सीखना। तो ओपी डायरेक्शन में जब निकाला था तो पहले सारे एंगल्स निकाल लिए, ओपी की तरफ हमने मार्कर रख लिया, एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग किया, कॉस ऑफ दैट एंगल जिससे घुमाया है मींस कॉस थीटा हो गया, और आई कैप प्लस वर्टिकल किया तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन बन जाएगा इनटू जे कैप। इसी तरह से पीओ में अपोजिट हो गया हमारे, माइनस आई कैप और माइनस जे कैप आ गया। अब आपका जो अपने आप आपको एक्सरसाइज करनी है वो मैं यहां पर बताए दे रहा हूं, क्या करना है आपको बताता हूं। आपको जो घर से करना है ध्यान से आप करेंगे। अभी मैंने केवल एक्सिस दिखाई है, ओ एक्स ओ एक्स डैश ओ वाई डैश। आपको क्या फाइंड आउट करना है वो मैं दिए दे रहा हूं। यहां आपको क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड यूनिट वेक्टर्स along OQ, QO, OR, RO, OM, MO। इन सभी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना। एंगल्स आपको दिए गए हैं, ठीक, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये एंगल थीटा है। ये आपका O है, इसको इधर लिखे दे रहे हैं,
O, दिस इज OQ, दिस इज OR, दिस इज OM, और आपको इन डायरेक्शंस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। आप इसको अपने आप ट्राई करेंगे, हम आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको आप बहुत ही ईजी है, अगर आप एक बार फिर से देख लेंगे कैसे मैंने OP और PO के अलॉन्ग बताया था, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे और इसको सीखने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आंसर्स बताएंगे।